बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। आज सुबह जी बड़ी ज़बरदस्त हैपनिंग रही और हम सब फॉलो भी कर रहे थे आई बिलीव। और बहुत सारे लोग जब सुबह जिनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है, आज जी न्यूयॉर्क में होने वाले जो मेयर के तारीख साज इंतखाबात हैं, जिसमें जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं ज़ोहरान ममदानी, उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं। इनका मुकाबला जी न्यूयॉर्क के जो साबिक गवर्नर और आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो से था, और इसके साथ साथ रिपब्लिकन जो ओपोनेंट थे वो भी कैंडिडेट थे। लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन में एक नई हिस्ट्री समहाउ क्रिएट हुई है कि 1969 के बाद मेयर के इंतखाबात में सबसे ज़्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। दिन भर जी पोलिंग स्टेशंस पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद रही। 20 लाख से ज़ायद वोटर्स ने हक़ के अपना रायदे इस्तेमाल किया। सदर जो ट्रंप हैं और एलन मस्क जो हैं, उनकी जानिब से मुखालफत के बावजूद जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर मुंतखब हुए हैं। ट्रंप की जानिब से जी आज़ाद उम्मीदवार और न्यूयॉर्क के जो साबिक गवर्नर हैं उनकी हिमायत की गई थी, ताहम उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। ज़ोहरान ममदानी के हवाले से हम आपको बता दें तो इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा युगांडा में पैदा हुए थे। इनका ताल्लुक़ जो है इनके भारत से है। ममदानी की जो वालिदा हैं वो ऑस्कर के लिए भी नामज़द हो चुकी हैं। उनके वालिद प्रोफेसर हैं और बेसिकली जो इनका सारा एजेंडा रहा है वर्किंग क्लास एजेंडा रहा है, जिसको इन्होंने अपनी इस कैंपेन में भी बड़ा हाईलाइट किया। उनके मुताबिक सस्ती रिहाइश हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर हो, मिडिल क्लास के जो दीगर मसाइल हैं उनसे मुतालिक जो इनके चीज़ें रही हैं, इनकी इलेक्शन कैंपेन रही है, वो इनका एजेंडा रहा है। इसके साथ साथ जी ये पैलेस्टाइन के हवाले से बड़े वोकल रहे हैं और इन्होंने बड़ा खुलकर हमायत की है, फ़लस्तीनियों के हक़ में बहुत ज़्यादा बात की है। हम ज़रा तज्ज़िया लेंगे इस वक्त हमें फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। और इस वक्त जो इलेक्शंस का आपको पता है, जब भी कहीं पे कोई माहौल होता है, एक बड़ी हैपनिंग होती है। डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और इसके साथ साथ इस वक्त न्यूयॉर्क सिटी के अंदर मौजूद हैं। हमें ज़रा फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी देंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी चूँकि रात है, हमने आपको अर्ली द मॉर्निंग डिस्टर्ब किया, बट आई बिलीव ये बड़ा बिजी दिन होगा आपके लिए भी और न्यूयॉर्क के लिए भी एक बड़ी खुशाइन चीज़ है। मैं चाहूँगी आप कैसे देख रहे हैं इस जीत को? बहुत शुक्रिया अर्मिला हसन। अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि तारीख साज दिन या एक ऐसी कामयाबी कि जो पहले लोगों ने देखी ना हो। आज का दिन कुछ ऐसा था और ये शाम जो है लोग जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं वो दरअसल तमाम इमिग्रेंट्स की फतह की शाम। जैसा कि आपने बताया कि एक युगांडा में पैदा होने वाला बच्चा और 9-10 साल की उम्र में यहाँ पे आता है, उसके कुछ ख्वाब हैं और उन ख्वाबों को जैसे वो ताबीर देने की कोशिश करता है, वो दरअसल उसने इब्तदा से ही जान लिया था कि अमेरिका जो है इसकी डाइवर्सिटी और इस मुल्क की जो हैसियत जो है वो ये है कि हराने वाला जो है वो अगर गिविंग एंड शेयरिंग के उसूल पे अमल करता हो तो फिर कामयाबी कोई ऐसी बात नहीं। तो आप देखिए उसकी इब्तदाई कामयाबियां वो भी अब ये 34 साल की उम्र को पहुंचे और इससे पहले जो है डेलीगेट्स अपनी न्यूयॉर्क असेंबली। और सबसे बड़ी बात यह कि जैसा आपने बताया कि बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड है उनकी, ये अपनी जगह पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिका को जिस जगह पे अब लोग देखना चाहते हैं, अमेरिका उस जगह से हटा हुआ था और न्यूयॉर्क शहर जो है वो फेस है अमेरिका का। लोग जब उस चेहरे को देखते थे आके और जिस तरीके से वहां पे, और सबसे बड़ी बात यह कि जिस शख्स को जो पहले जो मेयर था वो करप्शन की बुनियाद पे और बहुत सारी चीजें जो उस पर इल्जामात की एक अंबार था उसके ऊपर, तो एक ऐसे शख्स ने कहा कि ये शहर जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। जहां ये शहर जो है, शहर के लोग जो हैं वो अफोर्डेबल रेजिडेंसीज, उनके पास ये घर नहीं है, बस सारी चीजें नहीं है। यहाँ किराएदारी का मसला है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का मसला है,
यहाँ पे और बहुत से मसाइल हैं, यहाँ पे हेल्थ केयर का निज़ाम जो है वैसा नहीं है जैसा होता था। तो उसने कहा कि ये तो चैलेंजेस हैं। अब लोग ये समझ रहे थे कि ये बातें तो करने में बहुत आसान है, देखना यह है कि इसकी बात पे तवज्जो कौन देगा। तो उसने क्या किया, उसने कमाल किया कि यूथ को मोबिलाइज किया। अगर आप देखें आज के इलेक्शन के मनाजिर आपने देख लिए होंगे, खासतौर पे न्यूयॉर्क के, अगरचे 9-10 रियासतों के अंदर मुख्तलिफ पोजीशंस के इंतखाबात जो है वो हो रहे थे, लेकिन अमेरिका और दुनिया का फोकस जो था वो न्यूयॉर्क सिटी था, न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन पे था। और एक ऐसे शख्स थे जो एक नौजवान है, एक ताजा दम और मैं समझता हूँ एक मुतहर्रिक किस्म की शख्सियत जो है, तो उसने ये आज की तारीख में, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी कि मामूली मार्जिन से जीता हो, कोई ऐसे किया हो, इतना बड़ा गैप है। और उन घाक किस्म की शख्सियतों को उसने जो सबक दिया वो ये है कि अब ये हवा जो है वो मुख्तलिफ चली है अमेरिका। ये इसलिए कि काफी अरसे से अमेरिका के अंदर मईशत के मामला, और चूंकि ये अमेरिका के शहर, दरअसल ये एक मिनी अमेरिका नहीं बल्कि अमेरिका का, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, ये फेस ऑफ अमेरिका। कि अगर चेहरा जो है उजला ना हो, अगर चेहरा जो है वो उस तरीके से अगर लोग देख के एक खौफ महसूस करें, तो ये सूरत हाल हो चुकी थी। तो उसने उन लोगों को कि जो अपनी अपनी शोबे के अंदर अब एक रिपब्लिकन और एक आजाद, और फिर ये जो है इस पे इल्जामात की बौछार थी, इसको कहा गया कि ये तो फेमिनिस्ट है। इसके बारे में हमारे सदर मोहतरम डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इसकी उन तमाम बातों को देख रहे हैं और इसको तो डिपोर्ट करना चाहिए। अब अंदाजा लगाइए कि सदर अमेरिका जब इतनी बड़ी बात कर दे, तो उसके बाद उसके वोट बैंक के लिए, लोगों के लिए किस तरह के खदशात हो सकते थे। उसके बावजूद लोगों ने, तो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ पॉलिटिकल फिलोसफी का एक बुनियादी उसूल जो है वो कायदा यही है कि जब आप देखें कि इस तरह की चीजें आपको फेस करना पड़ेगी, या तो ये है कि आप उन चीजों से मुताबिक वो प्लान रिवील करें कि लोग मुतासिर हों, या फिर ये है कि आप कहें कि मैं तो सिर्फ वादे कर सकता हूं जैसे पॉलिटिशियंस। तो ये एक बुनियादी तौर पे इसको, ये इस पे बुनियादी तौर पे इसका ये नजरिया यही है कि ये एक ऐसा मॉडरेट सोशलिस्ट के तौर पे मुतारिफ हुए। और बर्नी सैंडर्स, आपको पता ही है कि बर्नी सैंडर्स ने उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के एक बूढ़ा शख्स जो है उसको कैसे सपोर्ट कर रहा था। और मेरा जाती ख्याल ये है कि मामदानी के, जो मैं अपने तौर पे देख रहा था और जिस तरीके से, जो ये मेरे अपने जाती तासुरात हैं, और यकीनन मेरे ख्याल में लोगों ने भी उसी तरीके से उसको विटनेस किया कि बहुत से डेमोक्रेट्स भी हैं, बहुत से दूसरे लोग भी जो हैं, वो अपने तौर पे उनको खदशा था कि ये क्या करना चाहते। तो बर्नी सैंडर्स ने उसको कहा कि तुम्हारे जो नजरियात और अकायद सियासी जो हैं, इनसे आपने निकलना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए कि वो वकालत कर रहा था अमेरिका के अंदर एक अरसा दराज से, आपने देखा तो उसने कहा कि आपका निजाम पूरा रिफॉर्म होने वाला है, यहाँ पे सरमायादार का हाथ जो है वो लोगों की गर्दन पे, यहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमी का तस्वुर जो है बदलता हुआ नजर आता है, यहाँ पे लोग जो है बदहाल हो रहे हैं, यहाँ पे हेल्थ केयर का निजाम जो है बिल्कुल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, सोशल सिक्योरिटी का निजाम खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा ये चीजें जो है, जिसका मेंटोर जो है ये बर्नी सैंडर्स जैसा बंदा हो, और फिर बर्नी सैंडर्स जो है, मैं जाती तौर पे उस शख्सियत से मुतासर भी हूँ, अगरचे सियासियात पढ़ाने वाले लोग मुतासर नहीं होते, मुतासरीन नहीं होते, वो बुनियादी तौर पे यही कहते हैं कि ले जी हर कोई अपने तौर पे ठीक है, इसलिए कि सबको राजी करना होता है। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि ये एक ऐसा शख्स है कि जिसने लोगों को एक नई स्पिरिट दी है। बर्नी सैंडर्स का कमाल जो है इस बंदे की तमाम कैंपेन के अंदर मुझे बहुत नुमाया नजर आया। दूसरा ये यूथ का, खवातीन का रोल आप देखिए। अब ये तो है न्यूयॉर्क के मेयर, आज की तारीख में जो वर्जीनिया में हुआ है ये भी तो कमाल हो गया ना। आप देखिए कि जो एबिगेल स्पेनबर्गर जो है, ये एक पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मेंबर, कांग्रेसवुमन के तौर पे, और मुझे जाती तौर पे ये है कि उनको जानने का भी मौका मिला है
उनकी टाउन हॉल मीटिंग्स में सवाल जवाब और सारी चीजें, तो मैं ये देखता था कि ये जो है ये अगर किसी एक रियासत के उमूर से मुताल्लिक ये खातून जब कभी कोई उस जमाने में कोई मुमकिन हो उसका कोई प्लान हो, लेकिन मेरा जाती ख्याल आज की तारीख में, और फिर यह है कि एक खातून दूसरी खातून के मुकाबले में, रिपब्लिकन भी आपको पता ही कि उस उनके नजदीक जो थी वो उनकी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थी वो उसके मुकाबले थी, लेकिन एक डेमोक्रेट खातून ने, मामला डेमोक्रेट और रिपब्लिकन कभी नहीं, अमेरिका एक हकीकी तब्दीली की जानिब आ रहा है, रिफॉर्म्स की जानिब आ रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट का एक तस्वुर जो हकीकी मानों में अमेरिका सिर्फ बातें करने वाला मुल्क था, अब हकीकी मानों में उस पे लोग उसको अमल करते हुए देख रहे हैं। तो एबिगेल स्टैनबर्गर की कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी, उसके साथ आप देखिए कि गजाला हाशमी लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर इस रियासत में एक कमाल हो गया। ये रिपब्लिकन रियासत, वहां से ये कैसे ब्लू ये कहने के वेव जो आई है, तो उसमें ये भी, हालांकि मैं समझता हूँ कि इसमें हम जैसे लोग जो है वो एक ही नजर से देखते हैं, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, और हमें एक ही नजर से देखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जमातें जो बुनियादी तौर पे ये लोगों की उस विल के और अपनी उस स्किल के साथ, विल और स्किल को मिला के तो वो कहते हैं जी हम अब कुछ डिलीवर करें। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये एक मेरे ख्याल में एक बहुत शानदार दिन था अमेरिका की तारीख का, और लोगों ने तारीख बनते हुए देखी है। अब चैलेंजेस की बात है। अच्छा काज़मी साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने चैलेंजेस का जिक्र करने में चाहूँगी आप उस पर भी बात करें, लेकिन आपने जिस चेंज या जिस वेव का जिक्र किया है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आपने डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने और एलन मस्क जो कि एक बड़े इन्फ्लुएंशियल इंसान हैं, और इंडीड एक जो डोनाल्ड ट्रंप का इम्पैक्ट है वो अपनी जगह पर कायम है, उनकी सपोर्ट होने के बावजूद एक कैंडिडेट का हार जाना, और एक ऐसा, मैं आउट ऑफ नोवेयर नहीं कहूँगी, बट इस वक्त चूँकि पैलेस्टाइन के अंदर जो हो रहा है और उसके बारे में जिस तरह से ज़ोरान हैज़ बीन रियली वोकल अबाउट इट, एंड वी ऑल न्यू कि अमेरिका इज समहाउ इन सपोर्ट ऑफ इज़राइल, तो उस सिचुएशन के अंदर भी ये एक बहुत बड़ी समहाउ हिस्टोरिक मूवमेंट ही है जिसके नतीजे में ये मेयर मुंतखब हुए हैं। आपकी बात दुरुस्त है। अगर देखा जाए तो इन तमाम चीज़ों को ये बुनियादी तौर पे अमेरिकी सियासत जो है पजल की शक्ल में, उस पजल पीसेस को जोड़ लिया जाए तो कोई कहानी बनते हुए नजर आती है। अब मिसाल के तौर पे गजा का आपने कहा है, तो गजा पे बिलाशुबा ममदानी का एक अपना नुक्ता नजर था, उसका स्टैंड पॉइंट जो है वो जस्टिफाई हुआ है कहीं, कि वो जो कहता था कि शहर के लोग ये चाहते हैं, ये शहर के लोगों की आवाज, और न्यूयॉर्क जैसे शहर, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट जो, देखिए सियासी जमातों के दरमियान बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स को अपने अपने तरीके से रिजॉल्व करने की एक कोशिश होती है। रिपब्लिकन का एक अपना नुक्ता नजर है, उनकी अपनी ये कह लें कि अलायंस हैं, डेमोक्रेट्स के अपने अलायंस हैं, लेकिन एक बात पे मुत्तफिक होती है कि अमेरिका को कहीं उसकी बुनियाद से आगे पीछे न किया जाए। बुनियाद से दोनों जो है बुनियाद की बात ही करते हैं, फाउंडिंग फादर्स की बात करते हैं, उसकी स्पिरिट की बात करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जो कुछ भी बात करते हैं। जहां तक आपने ये कॉन्फ्लिक्ट्स के हवाले से दुनिया को जो मसाइल हैं उसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो गजा का ही है। अब तक जो है उस पर ठीक है एकॉर्ड हो चुका है, अब्राहमिक एकॉर्ड हमारे सामने, उसकी शिकें जो है अगर पूरी तरह उस पर अमल दरामद हो जाता है तो बिलाशुबा एक पीसफुल रेजोल्यूशन जो एक परमानेंट हल जो है उसका जो है वो निकलेगा। और इसका देखिए उस पर मैं ये समझता हूँ बात चीजें ऐसी होती है कि जिसको आदमी को क्रेडिट करना होता है। हम ये नहीं कहते कि ले जी इसमें ममदानी ये कह रहे थे, लेकिन देखना यह है कि उस जमाने में जबकि ये तमाम तर मसाइल मौजूद थे उसमें डोनाल्ड ट्रंप का रोल भी, उसको भी माइनस नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन ममदानी का कहना यह है कि उनकी जो ऑटोनमस और उनकी एक ये करें सॉवरेन हैसियत जो है, सही सॉवरेन हैसियत जो है
उसको 100% आपको तस्लीम करना होगा। ये उसका नुक्ता नजर है। अब ये कि उस नुक्ता नजर के हवाले से उसको क्या वसाइल मुयस्सर आते हैं, उसके पास कितना पॉलिटिकल कैपिटल है, ये तो उसके पास कितना मॉरल कैपिटल है, ये तमाम तर चीजें मिला के फिर फैसला करना होगा कि न्यूयॉर्क का मेयर, लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर के पास कुछ ऑप्शंस जो है ना महदूद भी होती है। बिल्कुल ठीक है। तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद महदूद से मुराद ये कि जहां तक फॉरेन रिलेशंस का ताल्लुक है उसके लिए कांग्रेशनल लीडरशिप है, उसके लिए और बहुत सारी चीजें हैं, उसके अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके अपने मामलात हैं। लेकिन ममदानी ने बिलाशुबा लोगों की तवज्जो हासिल की उस पे, उसने कुछ कहा है, उसने कुछ सुना है, उसके नतीजे में उसने आज कामयाबी हासिल की है। तो ये कामयाबी एक बहुत बड़ी कामयाबी, डेफिनेटली बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी हमारे साथ मौजूद थे जी, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। इस वक्त न्यूयॉर्क के जो इलेक्शन ज़ोहरान ममदानी ने जीता है, मेयर का इंतखाब जीता है, उस पर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब कुछ क्रिकेट की बात करेंगे। हम सब ने कल बड़ी एक्साइटमेंट थी हमें कि पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज़ का पहला मैच कल फैसलाबाद में खेला गया जी। 17 साल के बाद फैसलाबाद स्टेडियम की रौनकें बहाल हुई और पाकिस्तान ये मैच जीत गया। सबसे अच्छी बात ये थी बिकॉज़ इस मैच के हवाले से एक्सपेक्टेशंस तो सबकी थी ही कि पाकिस्तानी वनडे सीरीज़ भी जीतेगा जैसे T20 जीती है। बट आई बिलीव कि कल जो फैसलाबाद स्टेडियम में क्राउड था, जो ओवरऑल एक हमें एक माहौल नज़र आया, उस पर हम तज्जिया लेंगे और उसके साथ साथ पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस कैसी रही। आखिर में थोड़ा हमने धचका हमें थोड़ा सा मिलते मिलते रह गया, इस पर ज़रा तज्जिया ले लेते। नवीद खोकर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नवीद, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। सॉरी आपको हमने वेट कराया, आजकल ज़रा आज सुबह से हैपनिंग चल रही है कुछ। ज़रा हमें कल के मैच पे अपना तज्जिया दें, क्या सूरत हाल रही, आपको क्या कैसा लगा मैच और फैसलाबाद के अंदर जो क्राउड था उसका कैसा रिस्पॉन्स था? मुझे मतलब आपकी आवाज़ मुझे प्रॉपरली सवाल समझ तो नहीं आया, लेकिन मैच के हवाले से आप बात करना चाह रही थी। कल का मैच बड़ा ज़बरदस्त और लेट, नो डाउट कि लेट हुआ थोड़ा सा, लेकिन एक्साइटमेंट है। मेरा ख्याल है बेहतरीन शुरुआत हुई है पाकिस्तान की और पहला ओडीआई मैच आपने जीता है और फैसलाबाद वालों को भी खुशखबरी मिली है, पाकिस्तान भी खुश हुआ है, शाहीन शाह अफरीदी खुश हुआ है और मेरे ख्याल में उनका पहला इम्तिहान था और कल का मैच बड़ा ज़बरदस्त रहा। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव थी कल के मैच में। कुछ चीज़ों की गलती थी, जैसे कि आपने भी बात की कि आखिर में जाके मैच ऐसा फंस गया हुआ था, हम बहुत डीप लेकर चले गए थे मैच को, हमें थोड़ा 45 ओवर के अराउंड उसे फिनिश कर देना चाहिए था। हम अच्छे फिनिशर्स नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान जीता। आपके बॉलर्स ने कम बैक किया। शुरुआत में जिस तरह से प्रिस्टोरियस ने अच्छी ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की है, डीकॉक ने बल्लेबाजी की है, ऐसा लग रहा था कि 300 का जो हदफ है वो अबूर किया जाएगा, 300 हदफ मुकर्रर किया जाएगा या इससे ऊपर जाया जाएगा। बट कमाल का कम बैक किया पाकिस्तानी बॉलर्स ने और तमाम खिलाड़ियों को उन्होंने 49वें ओवर में आउट कर दिया। मेरा ख्याल है ये एक बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान की कि आपने इतने मुश्किल वक्त से मैच को निकाल कर ले आए और फिर अपने मुताबिक 263 के 264 के अराउंड आपने मैच को फिनिश करवा दिया साउथ अफ्रीकन का। फिर पाकिस्तान का जिस तरह से टॉप ऑर्डर चले, जिस तरह से कल साइम अयूब ने बैटिंग की है, कॉन्फिडेंस मिला है उनको, जिस तरह से फ़खर जमान ने बैटिंग की है, बाहर बैठे हुए थे, उनको कॉन्फिडेंस मिला है। मेरा ख्याल है बाबर आजम नहीं चल सके, लेकिन मिडिल ऑर्डर से आके फिर से अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जिस तरह मोहम्मद रिजवान ने इनिंग्स खेली और आगा सलमान ने जो टेस्ट में भी इनिंग्स खेलते हैं और यहाँ पर भी ओडीआई में भी इनिंग्स खेली, बट वो T20 में परफॉर्म नहीं कर पाते। कल कमाल का रहा, पाकिस्तान के बॉलर्स ने परफॉर्म किया, टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म किया, मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया। पाकिस्तान पहला मैच जीता, ओडीआई सीरीज़ आप 1-0 से अभी तक आपके नाम पे है और आप T20 जीतने के बाद ओडीआई में आप जीत रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अच्छा था पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को देखना ये होगा जो हमारी गलतियां थी वो थी बाबर आजम की गलती, बाबर आजम पे भी चलें डिस्कस करेंगे, लेकिन हसन नवाज है जिस तरह से कल उनके ऊपर जिम्मेदारी थी और आगे निकल के शॉट खेलते हुए आउट हुए, वहाँ पे जरूरत नहीं थी इस चीज़ की। मेरा ख्याल है बहुत थोड़े से रन चाहिए थे, आपको स्ट्राइक को रोटेट करते हुए भी जीत जाना था। उन्होंने पाकिस्तान का जो जीत थी वो दाव पे लगा दी हुई थी।
तो हमें देखना होगा कि आपको कितने मैचेस और मिलेंगे। हसन नवाज की बात कर रहा हूँ कि आपको कितने मैचेस और देने होंगे, जब आप ये सीखेंगे कि आप जब मैच इस सिचुएशन पे हो और फिर आपने इस तरह से शॉट नहीं खेलने, आपने बस जीत के लिए जाना होता है और आप इजीली जीत रहे थे। ये जो थोड़े से हार्ट बीट हमारी शाम आखिर में तेज हुई है, उसकी वजह हसन नवाज की वो बैटिंग का अंदाज था, वो तरीकाकार था, जिस तरह से आखिर में जाके हमारे कुछ लड़के आउट हुए और पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मसला बन गया। आई थिंक अगर आप 45 ओवर में इसको फिनिश करने के लिए जाते तो इतने प्रॉब्लम एंड पे जाके फेस ना करने पड़ते। पाकिस्तान ओवरऑल अच्छा खेला है, अच्छा खेला है। फैसलाबाद का क्राउड कैसा लगा जी? फैसलाबाद में 17 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है और हम पहले भी बात करते हैं कि चूँकि लाहौर, कराची, रावलपिंडी स्टेडियम्स के अंदर हमें मैचेस देखने को मिलते हैं। आपको आवाज़ आ रही है नवीद मेरी? आई थिंक मैं आपको प्रॉपर्ली सुन नहीं पा रहा। अच्छा नवीद, आप, मेरा सवाल फैसलाबाद के क्राउड और स्टेडियम के हवाले से है कि एक नया वेन्यू हम एक्सप्लोर कर रहे हैं समहाउ इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, ये कितनी खुशाइन बात है? यस अरमाना, ये ज़बरदस्त है। 17 साल के बाद आपको आप वहाँ पे साउथ अफ्रीका के साथ गए हैं और नया वेन्यू ज़रूर है। कल कुछ चीज़ें हमें वहाँ दिखने को मिल रही थी, जिस तरह की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वेन्यू होता है वैसा नहीं है फैसलाबाद। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी वहाँ पे, वो स्टैंडर्ड ग्राउंड का उस तरह से नहीं है। अब हम शायद इन चीज़ों में बहुत पीछे हैं, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का स्पेशली, इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, आज भी हमारे ग्राउंड्स हैं वो उस स्टैंडर्ड के नहीं है। अभी मोहसिन नकवी साहब ने कदाफी स्टेडियम बनवा दिया है, चलें रावलपिंडी स्टेडियम की भी छत नहीं है, यहाँ पर भी जब बारिश होती है तो अजीबोगरीब सूरत हाल देखनी पड़ती है। ऑलमोस्ट पाकिस्तान के तमाम स्टेडियम एक जैसे हैं। फैसलाबाद एक नया वेन्यू है, कहा जा रहा है कि PSL के कुछ मैचेस भी वहाँ पे करवाए जाएंगे, लेकिन वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड देना पड़ेगा, अच्छी आपको सिटिंग अरेंजमेंट्स करने होंगे। वॉशरूम्स की सूरत हाल मैंने सुना है कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है वहाँ पे। जो इतने सारे लोग वहाँ मैच देखने के लिए जाते हैं, वो टिकट भरते हैं, यकीनी तौर पर उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। और जब अपने स्टेडियम्स के ऊपर खर्चा करते हैं तो दिखता है, पूरी दुनिया को दिखता है कि यहाँ पे इतने बड़े इवेंट्स होने चाहिए, बड़े मैचेस होने चाहिए। फैसलाबाद ही नहीं, आपके पास शेखुपुरा में स्टेडियम मौजूद है, आपके पास सिंध के 3-4 जगहों के ऊपर स्टेडियम मौजूद है, मीरपुर में स्टेडियम मौजूद है। अब पेशावर में इतना बड़ा अरबाब नियाज स्टेडियम जो आपने बनाया, जिसको आजकल आप इमरान खान स्टेडियम कहते हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जैसा ही बनाने की कोशिश किया आपने, ज़्यादा टाइम लग गया वहाँ पर, वो भी अच्छा है। बट मेरा ख्याल है फैसलाबाद को अगर आप इसी तरह से इंटरनेशनल वेन्यू के तौर पर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आउटफील्ड भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। कल आपने ग्रास भी देखी वहाँ पे, कुछ तरह की नहीं है। जिस फैसलाबाद की ग्रास से ज़्यादा यहाँ इस्लामाबाद में डायमंड क्रिकेट ग्राउंड की ग्रास ज़्यादा अच्छी है। ये फर्स्ट क्लास ग्राउंड है और हालांकि तबाह हाल है, उसके बावजूद भी यहाँ पे ग्रास ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे ख्याल में आपको थोड़ी सी मेहनत करना होगी वहाँ पे, आउटफील्ड पे मेहनत करना होगी, उनकी जो सिटिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाना होगी, वहाँ पे जो सिटिंग एरिया है उसको बेहतर करना होगा, वॉशरूम्स के, फिर स्क्रीन्स भी हमने देखी वहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मेरा ख्याल है काफ़ी सारी मेहनत करने की जरूरत होगी मैं फैसलाबाद वेन्यू के ऊपर। नहीं, आई बिलीव अब अगर एक वेन्यू हमने मजीद एक्सप्लोर किया है तो इस पर वर्किंग होगी तो चीज़ें विद टाइम होपफुली बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, अगले 2 मैचेस भी हैं जी और इसके लिए भी तैयारी हमारी होनी चाहिए, क्योंकि पहले जैसे आपने कहा कि हम फिनिश अच्छा नहीं करते नवीद मैच को, ये कल हमने जैसे मैच फंसाया है एकदम से आपको लगा कि क्या हो रहा है ये, तो इसमें हमें जो फ्लॉज हैं उसको नज़रअंदाज नहीं करना समहाउ। मतलब मुझे आपकी आवाज़ प्रॉपरली नहीं आ रही, मैं जितना आपका सवाल समझ सका हूँ शायद आप फ्लॉज की बात कह रही हैं कि पाकिस्तान को अपने फ्लॉज के ऊपर कंट्रोल करना होगा। यस, आप देखें, आप साउथ अफ्रीका के साथ हैं, आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं, होम ग्राउंड, होम क्राउड का एडवांटेज है आपके पास, आपकी पिच आपकी मर्जी की है, आपने 3 स्पिनर्स भी साथ में खिलाए हुए हैं, पार्ट टाइमर्स हैं। अब मेरा ख्याल है आपको हुसैन तलत को आपने खिलाया था, आपको उन्हें बॉलिंग देनी चाहिए थी, आपने एज ऑलराउंडर उन्हें खिलाया, आपने उनको बॉलिंग तक नहीं दी है। शुरुआत में जब मार पड़ रही थी थोड़ा सा आजमाना चाहिए था आपको, उन्हें भी आजमाना चाहिए था। 22 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली है, तो मेरे ख्याल में आपने अगर एक लड़के को एक वजह से डाला है कि वो बॉल भी करते हैं, बैट भी करते हैं, स्पिनर हैं और फिर अच्छी बॉल कर लेंगे, तो आपको उन्हें ट्राई करना चाहिए था। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने जो फ्लॉज हैं आपको कंट्रोल अगर नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। विद इन पाकिस्तान तो चलें आप अपने स्ट्रेंथ के ऊपर जीत जाएंगे, यहाँ पर तो अपनी मर्जी की पिचेस आपने बनाई है, क्राउड का भी एडवांटेज मिलेगा, आप जीत जाएंगे। थोड़े से अच्छा हुआ कि टॉप ऑर्डर भी चले, मिडिल ऑर्डर भी चल गए तो आप मैच जीत गए। लेकिन आप पाकिस्तान से बाद जब आप न्यूजीलैंड में जाके खेलेंगे, जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलेंगे, साउथ
अफ्रीका के साथ ही खेलेंगे, जब आप इंग्लैंड में जाके खेलेंगे फिर आपको ये चीजें जरूर समझ में आएंगी कि ये अच्छा, जो होम सीरीज होती है वो अच्छा मौका होता है आपके पास कि अपनी स्ट्रेंथ को देखें, अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए आप जीत के लिए जाएं और जो गलतियां हैं उन पे कंट्रोल करें। गलतियां जरूर मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, हमने ओडीआई में भी देखा, T20 की सीरीज आप जीते वहां पर भी गलतियां मौजूद थी। अगर आप अपनी होम सीरीज के अंदर इन गलतियों पे काबू नहीं पाते तो मेरा ख्याल है आप अवे सीरीज में जाके बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको एक और मुल्क की कंडीशन में जाके खेलना, वहां के क्राउड के सामने, वहां के एब्सोल्युटली। तो अपनी गलतियों से हमें सीखना पड़ेगा और ये सारी सूरत हाल तभी बेहतर होगी जब हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और फिर अपनी जो बॉलर्स हैं या बैटर्स हैं अपनी जिम्मेदारी को समझ के चीज़ों को फिनिश करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपकी मुलाकात है कि हम बहुत जाने माने विजुअल आर्टिस्ट और एजुकेटर से करवाने वाले हैं जिन्होंने अपने फ़न के ज़रिए समहाउ रिवायत और जिद्दत का इम्तजाज किया, बड़ा खूबसूरत रिश्ता जो है उसको दुनिया के सामने अपनी आर्ट की शक्ल में प्रेजेंट किया जी। लाहौर में मुकीम इब्रार साहब जो हैं ये नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से 2014 में इन्होंने ऑनर्स की डिग्री हासिल की, उसके साथ BFA मुकम्मल किया और अब वो अपनी आर्ट फॉर्म को मुख्तलिफ अंदाज में पेश कर रहे हैं। हम इनके आर्ट फॉर्म के हवाले से भी बात करेंगे और एज ए एजुकेटर भी ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इनका काम इंटरनेशनली भी इन्होंने जो मुख्तलिफ एग्ज़िबिशन है उसमें भी पार्टिसिपेट की है और उसके साथ साथ कई जगहों पे ये प्रेजेंट भी कर चुके हैं। आज हम इनसे इनकी इस आर्ट के हवाले से भी बात करेंगे और करिकुलम डिज़ाइन और टीचिंग में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इस वक्त स्टूडियोज़ में इब्रार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनको हम खुशामदीद कहेंगे। मोहम्मद इब्रार साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। गुड टू have you here. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। क्योंकि इब्रार साहब, जिस तरह से भी हम आपकी आर्ट फॉर्म के हवाले से बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगी ज़रूर आप हमारे देखने वालों को भी एक्सप्लेन करें कि मोहम्मद इब्रार जो इतने अरसे से आर्ट कर रहे हैं, क्या आर्ट फॉर्म है, किस तरह से आपका जो आइडिया थॉट प्रोसेस चलता है सबके पीछे? अच्छा, आइडिया और प्रोसेस तो बहुत शुरू से, जैसे कि NCA में एक एजुकेशन का एक पूरा जर्नी है जहाँ से आप अपना एक ख़ास किस्म की टेक्निक और चीज़ें, सबसे पहले तो आप सीखते हैं बेसिक आइडियाज़ ऑफ आर्ट, व्हाट इज़ आर्ट एंड हिस्ट्री क्या है और डिफरेंट रीजन्स के हवाले से उसको कैसे कॉन्टेक्सचुलाइज किया जाता है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जाके अपना कंक्लूड करते हैं कि आप बेसिकली बज़ाते ख़ुद आपका एक नज़रिया क्या है आर्ट का। एंड दिस इज़ हाउ इट डेवलप्ड इन NCA। मेरे थीसिस में जाके एक चीज़ जो आई गेस ऑन अ वेरी अनकॉन्शियस लेवल शुरू में हुआ, जिसमें था कि मॉडर्निटी तो एक चीज़ है, हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, जिद्दत जो है हम सब एक्सपीरियंस करते हैं बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ नाउ। लेकिन क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले थीं और वो स्टिल रेलिवेंट हैं, उनका कोई ऐसा मीनिंग या उनकी ऐसी लैंग्वेज जो विजुअली डेवलप की जा सकती है जो कि सेंस बनाए इस कंटेम्प्रेरी एज और एरा के अंदर। तो वो बहुत आखिर में जाके उस चीज़ को मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया इन माय थीसिस ईयर। और आई गेस वो एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि आई एम स्टिल आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद भी उसकी एक कोई ना कोई चीज़ नई खुलती है मेरे लिए ना। आई बिलीव, और ये आई थिंक जो आर्ट है लोग बहुत अरसा उसको एक्सप्लोर करते रहते हैं, उसके अंदर जो फैक्टर्स हैं उसको मैं ज़रूर चाहूँगी कि सिंस विजुअल आर्टिस्ट या ये जो फील्ड है, हम इस पे वो टाइम देख रहे हैं, बहुत सारे ज़बरदस्त आर्टिस्ट, इवन आई गॉट अ चांस टू इंटरव्यू फ्यू ऑफ देम। आपने कितना ओवर द 10 years एक्सपीरियंस किया है कि ये आर्ट अवेयरनेस जो लोगों के अंदर आई है? आर्ट अवेयरनेस ओवर द 10 years आई वुड से कि बहुत ज़्यादा आई है। बिकॉज देखें, जिस तरह एक जो हमारा विजुअल कल्चर है वो एडवांस होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल, हम कॉन्स्टेंटली डिफरेंट विजुअल्स जो हैं वो कंज्यूम करते रहते हैं थ्रू मीडिया, थ्रू फिल्म्स एंड स्टफ, जो भी आपके पास स्मार्टफोन्स हैं या जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो जो एक विजुअल कल्चर या विजुअल इनटेक जितना ज़्यादा होता जा रहा है, उतना ही आई गेस फाइन आर्ट की रेलेवेंस बढ़ती जा रही है। बिकॉज फाइन आर्ट्स एक ऐसा शोबा है, एक ऐसा स्टडी है जो बेसिकली या आई वुड से विजुअल आर्ट्स एक ऐसी जगह है जहाँ आप विजुअल की डेप्थ को समझते हैं।
द पोइटिक्स ऑफ विजुअल आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एक तो एक आम तर्ज की चीज़ें होती हैं, लेकिन वो आम चीज़ को ख़ास नज़र से कैसे देखा जा सकता है या ख़ास चीज़ों को कैसे परसीव किया जा सकता है. आई गेस दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट फॉर व्हाट आर्ट इज़ अबाउट. तो इसकी रेलेवेंस बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों की जो कंजम्पशन है ऑफ विजुअल वो बढ़ता जा रहा है. तो इसी तरह से मेरे ख्याल से आर्ट का रुझान भी ज़्यादा है, लोग स्टडी भी ज़्यादा करना चाहते हैं, समझना भी ज़्यादा चाहते हैं, इस फील्ड को परसू भी करना चाहते हैं. तो इट्स एक्सीडिंग इन माय ओपिनियन. ओके मोहम्मद वबरार साहब, मुझे ये भी बताइएगा, इंटरनेशनली भी आपकी बहुत सारा काम आपने डिस्प्ले किया है, कहाँ पे एग्जिबिट हुआ है? मदीना आर्ट सेंटर है जी, एक मदीना के अंदर. आई गेस 5-6 साल हुए उनको, 7 साल हुए जब से मोहम्मद बिन सलमान अपनी उसमें हुकूमत में आए हैं, तब से उन्होंने एक स्टार्ट किया विद इन मदीना. एक ये इट्स काइंड ऑफ लाइक हब फॉर द आर्ट इन मदीना. वहाँ पे एक सोलो शो हुआ. फिर न्यूयॉर्क में एक क्या कहते हैं ऑक्शन थी, उसमें आई बिन पार्ट ऑफ दैट ऑक्शन. अभी रिसेंटली एक इस्लामाबाद में शो था, बट क्यूरेटर जो थी वो न्यूयॉर्क से आई थी. एक बहुत क्या कहते हैं, शी इज़ अ कलेक्टर एंड क्या कहते हैं क्यूरेटर भी हैं, तो उन्होंने क्यूरेट किया इस्लामाबाद में. सो नेशनली भी है और इंटरनेशनली भी है. हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन मदीना आर्ट सेंटर जो आपने? इट वाज वंडरफुल. हम लोग शायद मेरा आर्ट भी कुछ इस तरह का है जो कि अगर उसको उस तरह से लैंग्वेज के हवाले से देखा जाए तो अरब की लैंग्वेज है, ठीक है, कुरानिक है, या अगर क्या कहते हैं इस्लामिक है तो अरब से ज़्यादा रेलेवेंट है. बिल्कुल ठीक. तो अरब अब वैसा अरब नहीं है जैसा अरब हम पहले सोचते थे. वो भी मॉडर्नाइज हो रहे हैं. वहाँ पे मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं इस वक्त जो कि इन्वॉल्व रहे थ्रू आउट उस एग्ज़िबिशन के सारे टाइम के अंदर, एंड दे वर वेरी हेल्पिंग. और थ्रू आउट जिस तरह से चीज़ें पुट अप करनी थी, स्पेस देनी थी, सब में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मुझे अकोमोडेट किया. और आई थिंक अब ये जो एक फिनोमेनन है ना जिद्दत वाला, ये कोई भी दुनिया की ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये गायब है ना. बिल्कुल सही. ठीक है, तो ये वहाँ पे भी इसी तरह से ही है जहाँ किसी दुनिया के और कॉर्नर के अंदर है. लेकिन क्योंकि ग्लोबलाइज हो गया एक चीज़, अब हम एक किस्म की ग्लोबल विलेज में रहते हैं. कुछ लोग ज़्यादा अवेयर हैं, कुछ लोग कम अवेयर हैं. सो आई थिंक ये जिद्दत की अवेयरनेस प्लस देर उनका जो वहाँ पे मदीना के अंदर एक एम्बेडेड कल्चर है, और जो वो जो वर्थ है उस सिटी की, वो मेरे ख्याल से इट वाज द परफेक्ट प्लेस फॉर आर्टिस्ट लाइक मी टू डिस्प्ले द वर्क देयर. एब्सोल्युटली. अच्छा, करिकुलम डिज़ाइन और टीचिंग से भी आप वाबस्ता हैं और आप कुछ इस पे भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. आपने क्या चीज़ ऐसी फील की जो आप इस सारे मामले की तरफ भी आए हुए टाइम दो कि ये इट्स अ पार्ट ऑफ योर समहाउ आर्ट? या इट इज़ पार्ट ऑफ माई आर्ट. देखें, शेयर नहीं करेंगे या उस चीज़ को फैलाएंगे नहीं, या जिस चीज़ को आपने समझा है, तो मेरा नहीं ख्याल बरकत होती है किसी चीज़ के अंदर. सो मैं बेसिकली काफ़ी किसी एक जगह नहीं पढ़ाता रहा, डिफरेंट जगहों पे, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पढ़ाया, प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ाया, यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया, NGOs के साथ भी काम करता रहा. तो मैंने मल्टीपल एज ग्रुप के साथ, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया है. और मेरा एक जो ख़्याल है वो ये कि देखें, लैंग्वेज को तो हम सिखाते ही हैं स्कूल कॉलेजेस के अंदर, स्कूल में बेसिकली. और जो मेजर एक हमारा जो मॉडर्न स्टडीज़ के अंदर है कि वो एक्टिव बेस्ड लर्निंग है, या आपने बच्चों को इस तरह से इन्वॉल्व करना है कि दे आर इंगेजिंग इन द एजुकेशनल क्या कहते हैं एक्टिविटीज़. बट आई थिंक जो एक पर्सपेक्टिव है ना, जो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है, एथिकल अंडरस्टैंडिंग, जो मुझे लगता है कि वो अगर मॉडर्न स्कूल्स उस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा स्पेस दे दें तो आई गेस वो ज़्यादा निखर सकता है एजुकेशन सिस्टम. और इसी तरह से अगर गवर्नमेंट स्कूल्स या जो निजी स्कूल्स हैं वो अगर थोड़ा इस चीज़ को समझें कि कैसे बच्चे को ज़बरदस्ती सिखाने से वो नहीं सीखेगा,
या कम सीखेगा या उसको समझ नहीं आ सकती, क्रिएटिवली उसको सोचना पड़ेगा, उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए एंगेज होना पड़ेगा। तो आई गेस मैं इस चीज़ को लेके चलता हूँ कि वो एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग भी रहे, प्लस उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट हों कि जो कि आपकी सेल्फ ग्रूमिंग है या आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है हु यू आर एज अ पर्सन या एज अ ह्यूमन, आपकी कल्चर क्या है, आपका रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपकी जगह क्या है, रेलेवेंस क्या है। सो ये सब चीज़ें साथ लेके चले तो आई गेस ये क्या एज अ होल करिकुलम बन सकता है, एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। तो बिकॉज इट्स ऑल्सो अ टास्क, तो ये तो करना आई कैन इमेजिन कि बहुत सारे लोगों को, स्टेक होल्डर्स को साथ इन्वॉल्व करना, इट्स अ टास्क। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से मोहम्मद इब्रार साहब आप कुछ कहना चाहें? कहने को तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। एनीथिंग यू वांट टू कंक्लूड द टॉपिक? आई गेस आर्ट हम अक्सर यहाँ इस खास करके इस अपने पाकिस्तान की अगर बात करें तो अब तो खैर चेंज होता जा रहा है, लेकिन हमारा काफ़ी देर तक एक नॉन सीरियस सी एक अंडरस्टैंडिंग रही इस सब्जेक्ट को लेके ना, कि आर्ट का मतलब है कि जैसा आप अपनी दिलचस्पी के लिए कर रहे हैं चीज़ें और उसमें कोई सीरियस एलिमेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एक्चुअली इम्पैक्ट कर सकती है, तो चेंज कर सकती है, जिसका कोई एक मेजर पार्ट है सोसाइटी के अंदर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इस चीज़ को समझना शुरू हो गए हैं कि किस तरह से जो एक नज़रियाती ग्राउंड है उस जगह पे इसकी कितनी प्रोमिनेंट जगह है, कितनी सीरियस चीज़ है इन अ वे, क्योंकि फ़िलासफ़ीज़ और आइडियाज़ की जो एक ग्राउंड है वो आई गेस इंटेलेक्चुअल जो ग्राउंड है वो एक ऐसी ग्राउंड है जहाँ पे उसको हमें प्रॉपर वैल्यू करना चाहिए। थोड़ा करते हैं बट आई गेस मोर करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जो एंगेजमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर है विद इन द सोसाइटी वो जब तक पूरी तरह से फ्लरिश नहीं करेगी हमें अपने आप की समझ नहीं आ सकती एज ए नेशन। बिल्कुल, you're so right, you're so right. Thank you very much इब्रार साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मोहम्मद इब्रार हमारे साथ मौजूद थे जी, विजुअल आर्टिस्ट हैं, टीचिंग से भी वाबस्ता है, अपनी आर्ट के हवाले से भी बता रहे थे और जो इनकी कंट्रीब्यूशन रही है उसको भी इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। हमने अभी कुछ सर्दियों के मौसम के साथ जो हम अपनी लाइफस्टाइल कहते हैं थोड़ा लेज़ी हो जाता है, उस पर भी बात करेंगे, डाइट पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम किचन का रुख करेंगे जहाँ पे शेफ़ अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्दुल्ला क्या बन रहा है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं बना रहा हूँ निज़ामी दम चिकन। ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये एक ही पॉट में जो हम बिल्कुल रेडी कर लेंगे और उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, वो जल्दी रेडी हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ऑयल के अंदर मैंने एलमंड्स और कैशू नट्स को जो है वो थोड़ा सा फ्राई किया, फिर उसको मैंने निकाल लिया, फिर उसी के अंदर मैंने जो है अनियन को फ्राइड कर लिया, फिर उसको भी मैंने निकाल लिया, फिर उसके अंदर मैंने चिकन डाला है और तकरीबन मेरे पास यहाँ पे बोनलेस चिकन है 1 kg के राउंड अबाउट। उसके अंदर मैंने क्रीम डाली है, मैंने उसके अंदर दूध डाला है और साथ में दही डाला है और साथ में पेपरिका पाउडर, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा और साथ में जो है कोकोनट पाउडर डाला है और साथ में गार्लिक और जिंजर का पेस्ट डाला है। तो उसको जब मैं मिक्स कर रहा हूँ और बीच में मैंने जो है फिर उसको जो है वो ढक के पकने के लिए छोड़ दिया। तो जब वो कुक हो गया चिकन तो मैं उसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे जो है वो फ्राई कर रहा हूँ और अब मैं इसको हाँ जी इसको भून रहा हूँ ताकि जो है वो ऑयल सेपरेट हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अब जो है फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम दूंगा, तकरीबन 2 मिनट्स के लिए। आप चाहें तो इसको कोल का भी स्मोक दे सकते हैं, स्मोकी फ्लेवर के लिए। तो इसको जो है मैं अब दम पे रख दूंगा, फिर इसको जो है थोड़ी देर बाद डिश आउट कर लूँगा। और ये जो आपने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं ये आप इसके अंदर शामिल कर देंगे? वो मैंने किए हुए हैं, ये मैं ऊपर से सर्विंग ओके ओके परफेक्ट। चलें, थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला। आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन भी हम देखते हैं। मीनवाइल जी हम सर्दियों की आमद के हवाले से बात करें, खुश्क जो मेवाजात हैं वो तो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन समहाउ ये खुनकी और ये स्मॉग और ये सारे जो वेदर हैं हमारे मिजाज को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज मैं सुबह से ही कंप्लेन कर रही हूँ कि मुझे स्मॉग की वजह से बड़ा अजीब सा सुस्ती सी हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी भूख में भी समहाउ इस मौसम में बड़ा नुमाया इजाफा होता है। हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है, हम घर में बैठे होते हैं, खा रहे होते हैं, चाय पी रहे हैं, आपकी डाइट का इंटेक बढ़ जाता है और फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है। तो बहुत सारे माहिरीन कहते हैं कि आपको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी रखनी चाहिए, आपको अपनी डाइट पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों का मौसम
सिर्फ अपना वज़न बढ़ाने के लिए या घर में बैठने के लिए नहीं होता। डॉक्टर रिजवाना समरीन हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अरमला? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाई। डॉक्टर रिजवाना, आप मेरे साथ एग्री करती हैं, बड़ा लेज़ी सा वेदर है ये? बिल्कुल ऐसा ही है, और इसके पीछे साइंटिफिक रीजनिंग भी है। अच्छा, तो वो मैं आज शेयर करना चाह रही हूँ। बेसिकली जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं सबको एक सैड डिसऑर्डर हो जाता है। अब सैड एब्रीविएशन है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये क्यों होता है? इसका डायरेक्टली लिंक है कि हमारे जो सनलाइट के आवर्स हैं वो कितने हैं। जैसे जैसे सर्दियों में दिन छोटे होते जाते हैं, सनलाइट के आवर्स कम होते जाते हैं, हमारा सन एक्सपोजर कम हो जाता है, लाइट एक्सपोजर कम हो जाता है, वैसे वैसे सैड डिसऑर्डर हमें बढ़ता जाता है। और इसका एक बहुत बड़ा जो लिंक है वो विटामिन डी के जो है वो लेवल के साथ भी है। हमारी बॉडी के अंदर जितना विटामिन डी का लेवल कम होगा उतना ही आपको सैड डिसऑर्डर ज़्यादा होगा। ठीक है। अब विटामिन डी क्या करता है, हमारे माइंड में सेरोटोनिन के नाम से केमिकल रिलीज होता है, उसको रिलीज कराता है। और आपको पता है कि नॉर्मली हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर लोग विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं, और ये एक ऐसा टेस्ट है जो हम कैजुअली करवाते भी नहीं है। तो जैसे ही विटामिन डी कम होता है सेरोटोनिन कम प्रोड्यूस हो रहा होता है। और सेरोटोनिन क्या करता है, ये AMS की एक एब्रीविएशन है जिसमें सबसे पहले है A फॉर एपेटाइट, M फॉर मूड एंड S फॉर सटाइटी, कि हमारा जो है वो क्या लिंक है। और उसके अलावा S फॉर स्लीप भी होता है नॉर्मली। तो ये तीनों चीज़ें सेरोटोनिन ने कंट्रोल करनी है। आपकी जो है वो स्लीप प्रॉपर नहीं होगी सर्दियों में तो सेरोटोनिन कम रिलीज होगा, आप सैड और डिप्रेसिव फील करेंगे। इसी तरह से आपका मूड भी जो है वो डिस्टर्ब रहेगा, इरिटेबिलिटी रहेगी, और इसी तरह से आपकी एपेटाइट भी जो है वो बढ़ेगी। और एपेटाइट में क्या होता है कि हमारी बॉडी फिर क्रेव करती है कंफर्ट फूड। हम सैड हैं, डिप्रेसिव हैं, अब कोई कंफर्ट फूड होना चाहिए जिसमें मीठा जो है वो ज़्यादा आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। आई बिलीव। अच्छा डॉक्टर रिजवाना, ये आप जो बात करिए कंफर्ट फूड जी, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम सबको समहाउ हमने अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हम मना कर लेते हैं कि हमने नहीं खानी, हमें इस मौके के ऊपर या जब हम सैड हैं या हम इरिटेटेड हैं या कुछ भी हैं तो हमें वही खाना है क्योंकि हमें उसी की क्रेविंग हो रही है। जैसे आई पर्सनली फील कि मैं मीठा अवॉइड जितना करने की कोशिश करती हूँ, वो एक दिन ऐसा आता है कि मुझे इतनी क्रेविंग होती है मैं पिछले 10 दिन की कमी पूरी कर लेती हूँ। ऐसे में ऐसा हो सकता है कि आप पोर्शंस कंट्रोल कर लें। फॉर एग्जांपल चॉकलेट खाने का दिल कर रहा है, चॉकलेट खा लें, लेकिन थोड़ी डार्क चॉकलेट खा लें इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर आप पूरी एक ब्राउनी खा लें या आप हॉट चॉकलेट पी लें। उससे बेहतर है कि आप 1 से 2 क्यूब्स जो है वो एक दिन के अंदर डार्क चॉकलेट के ले लें, बल्कि वो हार्ट हेल्थ के लिए वो बहुत इफेक्टिव है। ओके, अच्छा अब मुझे आप अपनी बात को भी जारी रखिएगा। हम ये जो फिजिकल एक्टिविटी का भी जिक्र करेंगे, आपने जैसे कहा कि सारी चीज़ें समहाउ रिलेट कर रही होती हैं, लेकिन हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी इस मौसम में कम हो जाती है। वी फील वेरी लेथार्जिक और हम बड़ा स्लो होते हैं और जिम या वॉक वगैरह भी सर्दी की वजह से नहीं कर पाते हैं। इसके अंदर यही है कि हमें ख़ुद को रेगुलेट रखना है। जो जिस भी पर्सन को ज़्यादा ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो रहा हो, सबसे पहले तो वो अपना विटामिन डी का टेस्ट लाजमी कराएं। विटामिन डी का विटामिन डी का टेस्ट लाजमी करवाएं। सेकेंडली आप जिस भी लैब से टेस्ट कराते हैं रेफरेंस वैल्यूज़ मेंशन होती हैं, आपको रिजल्ट बताया हुआ होता है उन्होंने कि आप डेफिशिएंट हैं, सिवियर डेफिशिएंसी है या आपका टेस्ट नॉर्मल है। अगर आप डेफिशिएंट या सिवियर डेफिशिएंट हैं तो आप ज़रूर विटामिन डी का सप्लीमेंट स्टार्ट करें। इससे क्या होगा कि एक तो मूड इम्प्रूव हो जाएगा, सेकेंडली जो फिजिकल एक्टिविटी है उसके लिए हमने खुद कोशिश करनी है कि सर्दियों के अंदर हम लेज़ी ना हो, हम जो है वो पूरा दिन जो है वो ब्लैंकेट में ना बैठे रहें, हम अपने जो डेली के काम खुद नहीं कर रहे होते हम वो छोटे छोटे काम जो है वो खुद करें। इसके अलावा जो वॉक है उसके लिए अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते तो आप अपने घर के अंदर वॉक कर सकते हैं। हमारा वॉक का कॉन्सेप्ट है कि भाग के बहुत ज़्यादा ब्रिस्क वॉक करनी है, वो ना भी करें। सर्दियों में उसकी जो है वो ज़रूरत भी नहीं है और हम कर भी नहीं पा रहे होते। बेहतर है आप अपने गराज में वॉक कर लें, लॉन में वॉक कर लें, कमरे के अंदर वॉक कर लें, लाउंज में, एक कमरे से दूसरे कमरे में राउंड लगा लें। घर में राउंड कर लें, लेकिन वो वॉक लाजमी करें। और इसके अलावा स्टेयर्स भी ऊपर नीचे चढ़ सकते हैं, स्टेयर्स चढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर ट्रेडमिल अवेलेबल है घर में, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट, लेकिन अगर नहीं भी है तो हम घर के अंदर जो है वो राउंड्स करके अपनी वॉक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमें डाइट में कौन सी चीज़ें शामिल करनी है? बिकॉज वो होते हैं ना कि जिन चीज़ों की तासीर गर्म होती है, बहुत सारे लोग कुछ उलट पटांग चीज़ें भी खा लेते हैं, तो बेहतर है कि हेल्दी ऑप्शंस हमारे पास इस वेदर के अंदर क्या है? सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन है वो हॉट बेवरेजेस की होती है कि हम अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए जो लोग अगर 2 से 3 कप चाय पी रहे हैं तो वो कम से कम 6 कप तो चाय पी रहे होते हैं। तो इसमें जो बेटर ऑल्टरनेट है हमारे पास वो है ग्रीन टी। कि अगर आपने चाय बहुत ज़्यादा पी रहे हैं तो और सिर्फ अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए पी रहे हैं तो कोशिश करें आप उसे ऑल्टरनेट कर दें ग्रीन टी के साथ।
इसी तरह अगर कोई पर्सन कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं तो वो कोशिश करें उसे ब्लैक कॉफ़ी से ऑल्टरनेट कर दें। इसके अलावा जो चीज़ें हम खा रहे होते हैं उसमें नट्स आ जाते हैं जो बॉडी को वार्म रखने में हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन जो ड्राई नट्स हम ले रहे होते हैं उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। लाइक अगर कोई मूंगफली खा रहा है तो बस वो तो स्टॉप ही नहीं है ना, वो तो बैठे खा रहे हैं बस, जब तक खत्म नहीं होगी खाते जाओ। तो इसके लिए मैं आपसे शेयर करूँगी कि जो नट्स हम ले रहे होते हैं उसकी डेली की सर्विंग है इतनी, वो उसमें भी ऐसे बंद होनी चाहिए आपकी मुट्ठी, ये नहीं कि गिर रही हो। आपकी चारों उंगलियां और आपका थंब ऐसे आपकी मुट्ठी पूरी बंद होनी चाहिए। तो ये हमारी एक दिन की सर्विंग है। इससे ज़्यादा अगर हम नट्स लेंगे हमारे लिए हेल्दी तो हैं, लेकिन हमारा जो ओवरऑल एनर्जी इनटेक है डे का वो इम्बैलेंस हो जाएगा और अल्टीमेटली इससे भी वेट गेन हो। इसके अलावा सूप्स ऐड किए जा सकते हैं डाइट में, सर्दियों में सूप्स लें। उसके अलावा ब्रोथ्स, यखनी वगैरह ये ज़्यादा लें, इससे बॉडी वार्म अप रहती है। बिल्कुल ठीक है। और सूप वगैरह पे भी अच्छा, एक और बात, ये जो हम सूप इस्तेमाल करते हैं इसमें कॉर्नफ्लोर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और वो समहाउ इट्स नॉट गुड, ये आपको समहाउ मोटा करता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये भी तो एक बड़ा मसला है ना कि हमने सूप भी तो पीने हैं, उसमें हमने इतनी सारी चीज़ें ऐड करनी है, कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, हम कोई और भी चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं बहुत सारे। उसमें वेजिटेबल्स और चिकन की अमाउंट जो है वो इनफ होनी चाहिए। और इसमें सूप ऐसा मील है जिसे हम स्टार्टर के तौर पे लेते हैं, लेकिन ये पूरा एक जो है वो मील बन जाता है, प्रॉपर मील है। इसके साथ अगर आपने कुछ ऐड करना हो तो आप मल्टीग्रेन ब्रेड ले लें एक स्लाइस, और ये आपका मील है, इसे स्टार्टर के तौर पे नहीं लेना चाहिए। अच्छा, सूप स्टार्टर नहीं होता? ये तो हमें ऐसे कॉन्सेप्ट दिया कि हम 1 से 2 बोल स्टार्टर में सूप पी लेते हैं। इसके अंदर कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन भी है, फैट भी है। अच्छा, और इसे अगर आपने ज़्यादा जो है वो फिलिंग बनाना है तो इसके साथ आप जो है वो 1 स्लाइस ले सकते हैं ब्रेड का। अच्छा डॉक्टर रिज़वान ने भी आपने विटामिन डी के टेस्ट की बात की थी। सर्दियों में हमारा धूप से एक्सपोजर भी बड़ा कम होता है, बहुत सारे लोगों को रियलाइजेशन नहीं हो रही होती कि समा विटामिन, वैसे भी आम साल के बाकी दिन भी हमारी इतनी कोई वो नहीं है कि हमारा सनलाइट एक्सपोजर है, लेकिन इन दिनों में तो ज़्यादा हो जाता है। उसके लिए व्हाट शुड वी डू? इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक तो सप्लीमेंट ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली भी हमारा सन एक्सपोजर नहीं है, और आजकल बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है कि सनलाइट से कैंसर कॉज हो रहा है। इस वजह से ज़्यादा लोग जो है वो सन एक्सपोजर को अवॉइड कर रहे होते हैं। डेली 20 से 30 मिनट स्पेसिफिकली सर्दियों में सनलाइट लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं ले रहे और आपका जो है वो टेस्ट शो करता है कि आप विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, एक तो आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट हमें विटामिन डी की है उतनी हमारे लिए डाइट में पूरी करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप डाइटरी जो है वो चेंजेस करना चाह रहे हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है हमारे पास फ़िश। सर्दियों में फ़िश अवेलेबल होती है, आप वो यूज़ करें। इसके साथ साथ जो हमारे पास ड्राई नट्स हैं ये यूज़ करें। इसके अलावा हमारे पास मशरूम्स हैं, मशरूम्स में अच्छा विटामिन डी है। एग योक के अंदर अच्छा विटामिन डी है, तो डेली जो एडल्ट्स की डोज है 1 से 2 जो है वो बॉइल्ड एग्स आप डेली ले रहे हो। इसके अलावा जो हमारे पास कलेजी आ जाती है, लिवर, चाहे वो बीफ का हो, चाहे वो चिकन का हो, मटन का हो, जो आपको अवेलेबल है उसके अंदर विटामिन डी ज़्यादा होता है। ओके, और वो बहुत सारे लोग इसे पसंद नहीं करते, लेकिन आप पसंद नहीं करते, लेकिन उनके लिए दूसरा ऑप्शन है, आप मशरूम्स ले सकते हैं, आप एग योक ले सकते हैं, हमने आपको ऑप्शन भी दिया है साथ साथ कि आपने ऐसे उस पर रिलाई नहीं करना, आप मशरूम या बाकी चीज़ें, एग योक और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, ये जो वायरल इन्फेक्शंस और इन सारी चीज़ों पर भी होता है, बिकॉज वेदर चेंज हो रहा होता है, हमारी डाइट भी उस तरह से हम स्विच नहीं कर रहे होते, और फिर ये मौसमी जो फ्लू और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए व्हाट वी कैन डू? इसको प्रिवेंट करने के लिए एक तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। जो प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले रहे होते हैं कि हमने स्वेटर पहनना है, बॉडी को वार्म अप रखना है, वो तो हम सब कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें रोल आता है हमारी इम्यूनिटी का आता है। और इसमें जो बेस्ट चीज़ हमारे पास सर्दियों में अवेलेबल है जिसमें विटामिन सी भरा हुआ है, दैट इज़ सिट्रस फ्रूट्स। किन्नू, माल्टा, मौसमी, ये सारी चीज़ें सर्दियों में अवेलेबल होती हैं, और अल्लाह ताला ने इसीलिए सर्दियों में ये चीज़ें बनाई हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी है और सबसे ज़्यादा वो इम्यूनिटी बूस्ट करता है। और डेली हम अगर 2 से 3 किन्नू या कोई भी सिट्रस फ्रूट है वो अगर हम सर्दियों में ले रहे हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, जो अल्टीमेटली आपको सारे वायरल इन्फेक्शन से बचा रहा होता है। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रिज़वाना, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ और इतनी अच्छी चीज़ें हमें बताई हैं। जी, सर्दियों में अपना लाइफस्टाइल उसको बेहतर करने की कोशिश करें। अगर ये इसमें बहुत ज़्यादा हम प्रोन होते हैं कि हम वेट गेन कर सकते हैं, हमारी और हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सर्दी है और अभी ये स्मॉग है, सारे मामले भी चल रहे हैं। तो डॉक्टर रिज़वाना सरमीन ने आपको बड़ी ज़बरदस्त टिप्स दी हैं, आई होप ये हेल्पफुल होंगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। अभी आपकी मुलाकात हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त जो कह ले शख्सियत से करानी है, लेकिन उससे पहले ज़रा किचन में हम चलते हैं। हमारे पास शेफ़ अब्दुल्ला कमर मौजूद हैं जिनका खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है।
शेफ अब्दुल्ला बिल्कुल रेडी है जी। मैंने उसको जो है वो दम पे जब रखा था तो जब ऑयल सेपरेट हो गया तो मैंने उसको सर्व किया। ऊपर मैंने क्रीम डाली है और ड्राई फ्रूट्स डाले हैं रोस्ट किए हुए, और ऊपर कोरिएंडर डाल के उसको सर्व किया। बेहतरीन बेहतरीन। चले, थैंक यू वेरी मच कि आप आए, इतनी अच्छी रेसिपी आपने शेयर की जी। अब हम बात करेंगे पंजाबी बोली, जिसको एक नया रंग, एक नया आहंग के लिए, एक मुनफरद पहचान देने का जो काम इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है नज़र अब्बास, उन्होंने किया है, वो वाकई उनका खासा है। अपनी दिलकश आवाज़ हो, जो कह ले मतवज्जो कर देने वाले अंदाज़ हो, उन्होंने पंजाबी शायरी की जो मिठास है, खूबसूरती है और जो रूहानी लताफत है उसको दुनिया तक पहुंचाया है और बड़ी मोहब्बत के साथ पहुंचाया है, और इस बोली के शायर का तारुफ भी करवाते हैं, दुनिया तक पहुंचाते हैं। नज़र अब्बास साहब इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? जी ठीक ठाक। पंजाबी बोली का आपने बड़ा ऑफ फिर मुझे अच्छा सा एक बैकग्राउंड दिया, मैं चाहूँगी हमारे देखने वालों को भी बताएं। ये जो हम पंजाबी बोली जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो कि हमारे कल्चर का समहाउ हिस्सा रहा है, अब बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ शायद नहीं है, मैं और आप इसको वाकिफ़ कराने का जो आपने बेड़ा उठाया है उस हवाले से बताएं। अब तो वाकिफ़ हो चुकी है दुनिया, तो मैं मशकूर हूँ उस ज़ात का, और दूसरे नंबर पे शोरा कराम का, जिन्होंने इस सिनफ को दोबारा फिर से लेके निकले, दोबारा लिखना शुरू किया बोलियाँ, और मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये भी उसकी ज़ात का करम है कि जिसकी बोली हो मैं उस शायर का नाम लेता हूँ, जिसकी तख्लीक हो उसका नाम मदूम नहीं होने देता मैं। बिल्कुल सही। तो ये भी जरा हमें इस पंजाबी बोली का थोड़ा सा बैकग्राउंड तो बताएं ना, क्या है ये पंजाबी बोली जो है, ये पंजाबी की एक सिनफ है। ये पहले शादियों में हमारी बूढ़ी माएँ बोलती थी बोलियाँ, फिर ये आस्ता आस्ता ख़त्म हो गई ना ये सिनफ। तो मैं एक राइटर बाप का बेटा था, मेरे अंदर थी, ये ब्लड में थी सारा, तो मुझे बोली पसंद थी बचपन से। फिर मैं इसको लेके निकला, उसकी ज़ात ने पजीराई दी, लोगों ने पसंद किया। अब माशाल्लाह पूरी दुनिया में पंजाबी बोली का एक नाम है। तो मैं इंशाल्लाह इस कोशिश को जारी रखूँगा ताकि इस बोली को, अपनी माँ बोली पंजाबी को पूरी दुनिया में लेके जाऊँ ना मैं। चलिए ज़बरदस्त। अब हमें भी कुछ एक बोली सुना रहा हूँ मैं। बिल्कुल। मुनव्वर शकील साहब की बोली है। हाँ चिट्टे वाला ने मैनू ए दसिया, चिट्टे माया हाँ चिट्टे वाला ने मैनू ए दसिया, जवानी तेरे नाल रस गई। अच्छा, ये जो आपने अभी जिस सिन का हमें तारुफ करा रहे हैं और जैसे आप कह रहे हैं, ये पहले बहुत ज़्यादा कल्चर का हिस्सा रहा है। इवन शादियों में ऐसे त्योहारों के ऊपर भी लोग करते थे, और बहुत दफ़ा मैंने हमारे, मुझे याद है कि सिस्टर्स या हमारी नानी के घर पे हमारे पास ऐसे लोग आते थे जो इस तरह से बोलियां गाते थे। ये कल्चर बहुत कम हुआ है विद टाइम जी। इसकी क्या वजह है? हालांकि बड़ी खूबसूरत एक चीज़ और सेंस रही है। बहुत सारी रसूमात जो ख़त्म हो गई हैं, और उसी चैन में ये पंजाबी की सिनफ बड़ी प्यारी बोली, एक बड़ी प्यारी सिनफ है पंजाबी की। इसके अंदर बहुत मानी छुपे होते हैं, बड़ी डीपली बातें होती हैं। अब ये जो भी आपने सुनाई है, हमें जरा इसका मफहूम थोड़ा सा बताइए। यही है कि ये वाइट बाल जो हैं मेरे आए हुए, इससे मुझे एक पैगाम मिल रहा है कि जवानी जो है, ये मेरे शबाब का आलम था, वो गुजर गया। वो तो बस ऐसे ही है। क्या बात। और फरमाने मौला भी है कि इस बालों की सफ़ेदी पैगाम है वापसी का। तो हर बात में
कोई ना कोई मतलब छुपा हुआ है। एक बोली सुना रहा हूं मैं आपको, बासर जैदी साहब की। आजकल के हालात में जिस तरह ये सिचुएशन चल रही है, बासर जैदी साहब की बोली। कदे मुड़ के जे दुनिया ते आवा, हाँ कदे मुड़ के जे दुनिया ओ कदे मुड़ के जे दुनिया ते आवा, ते रब्बा मैनू भुख ना लगे। होए अच्छा, ये जो बोलियां हैं, अब आप मुझे ये बताएं कि जब आप मुख्तलिफ शौरा कराम की पढ़ते हैं तो इसको सिलेक्ट करना और इसके अंदर इमोशन लाना, ये भी एक बहुत बड़ा जारी बात है। अब अभी तक आपने बहुत सारे शायर की बोलियां हैं, मेरे मोबाइल में भेजते हैं मुझे, और मैं दिल रखने के लिए कभी किसी शायर की बोली पढ़ी नहीं मैंने। जो दिल को छुए वो पढ़ते हैं। जो मुझे अटैक करेगी मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। क्या बात है। तो एक बोली मैं पढ़ रहा हूँ, सदीक हैरत साहब है, गुजरांवाले के मेरे बुजुर्ग शायर हैं। ठीक है। तो बड़ी बारीक बोली है उनकी, सुनिएगा। हाँ जिन्हें मर्जी सवार लैनी आनी, ओ तू मन ना मनो, हो कागजी फूलों ते तितली। क्या बात है, जितने मर्जी सवार लो, कागजी फूलों पे नहीं आनी तितली। यस। क्या बात है, खूबसूरत खूबसूरत। अच्छा, ये अब आप मुझे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपका ये सफ़र शुरू हुआ, आपके वालिद चूँकि शायर थे और आपने इस चीज़ को आगे लेके चले। अब लोग कैसे कैसे आपसे कहते हैं, सुनते हैं? अब तो जब नया नया निकला तब तो बड़े कम लोगों को समझ थी, लेकिन जो एजड लोग थे जिन्होंने ये ज़माना बोली का देखा हुआ था, उनको तो फ़ौरन समझ आती थी और उनकी कालें भी आती थी मुझे, आउट ऑफ कंट्री से, हर तरफ से। लेकिन अब उसकी ज़ात की करम नवाजी है, रहमत है उसकी। अब तो बच्चे बच्चे को पता है बोली है क्या, और यही मैं चाहता हूँ कि ये बोली जी की जो सिनफ है ना, ये मधूम नहीं होनी चाहिए, ये नजर आनी चाहिए हर तरफ। कुछ और सुना रहे हैं आप हमें? जी, अफजल अब्बास हैं नार्वे से। ठीक है। उनकी एक बोली है माँ की मोहब्बत में। हाँ याद करके विछड़ी मानू, इससे पहले मैं मुरली चौहान साहब की बोली सुना रहा हूँ एक। इस बोली से बड़ी इज्जत मिली है और बड़ा अच्छा ख्याल है बोली में। अजे दुनिया च मैं नहीं आया ते मां मैनू सांभदी रही। इसी हवाले से अफजल अब्बास है नार्वे से, उनकी बोली है। हाँ याद करके विछड़ी मानू,
या याद करके बिछड़ी मानू रोंदे रोंदे अख लग गई। खूबसूरत खूबसूरत। ये बड़ी इमोशनल और सेंसिटिव चीज़ें हैं जो समहाउ आप जैसे लोग इसको ज़िंदा रखे हुए हैं। आई एम रियली ग्लैड कि आज हमें मौका मिला इस बोली की एक सिन्फ से वाकिफ़ होने का। प्रोग्राम का वक्त जी ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, और जाते जाते एक बोली हम आपसे ज़रूर और सुनेंगे, और मैं अपने देखने वालों से इजाज़त देती। एक बोली सुना रहा हूँ मैं। अंसर रशीद साहब हैं, उनकी एक बोली है। हो हाँ गड्डी टुर गई सजना नू लैके, गड्डी टुर गई सजना